सर ये इनकम टैक्स के सेक्शंस इतने सारे हैं, ये याद ही नहीं होते। सर कितनी बार तो करके देख लिया, जब भी रिवाइज करने बैठते हैं फिर सेक्शन भूल जाते हैं। सर कोई तरीका बताओ। बेटा आप लोगों के लिए लाया हूं इनकम टैक्स के सेक्शंस, सारे इनकम टैक्स के सेक्शंस इसके अंदर कवर अप किए गए हैं। जितने भी हम लोग पढ़ते हैं अपनी क्लासेस के अंदर, हम लोग वो कोशिश कर रहे हैं कि सारे सेक्शंस को मैं एक बार रिवाइज करा सकूं। कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स भी मैंने कवर करने की कोशिश करी है। तो 40 से 45 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। पूरा का पूरी वीडियो ज़रूर देखना, और एक बार नहीं, इनफैक्ट 2-3 बार 4 बार अगर आप सुन लोगे तो आप लोगों को ये सेक्शंस अच्छे से याद हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना। और अपने अगर आप लोग चाहते हो कि जीएसटी की भी मैं ऐसी ही वीडियो बनाऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। हाँ जी दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स एक्ट से। इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स एक्ट में सबसे पहले हम लोग सेक्शन नंबर 1 विच इज एप्लीकेबिलिटी, इनकम टैक्स एक्ट कब एप्लीकेबल हुआ, कैसे लिखा, ये सब बातें लिखा गया। बट हम सेक्शन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, जहां पे डेफिनेशंस होती हैं। और सेक्शन नंबर 2 की डेफिनेशंस बता दो फटाफट। 2(7) असेसी, 8 असेसमेंट, 9 असेसमेंट ईयर, 24 इनकम, 31 पर्सन और 34 प्रीवियस ईयर। 234 की जो प्रीवियस ईयर होता है उसकी डिफिनेशन कहां पे रखी गई, सेक्शन नंबर 3 में। सेक्शन नंबर 4 हो गया इनकम टैक्स का बेसिस ऑफ चार्ज। फिर हम लोग बच्चों एक सेक्शंस पढ़ते हैं 68 से लेकर 69D, जिसके अंदर ये लिखा गया कि अनएक्सप्लेन्ड, अगर आपके कोई पैसे पकड़े जाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स पकड़ी जाती है जिसकी आप कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हो, तो ऐसे केस में हम उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे बच्चों 60% का, प्लस सरचार्ज लगा देंगे 25% प्लस 4% सेस, जो कि मिलाकर 78% बनता है। तो टोटल 78% का टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। और इसमें कौन कौन से सेक्शन आते हैं? सेक्शन नंबर 68 कैश क्रेडिट्स, सेक्शन नंबर 69 अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स, 69A अनएक्सप्लेन्ड मनी, 69B इन्वेस्टमेंट नॉट फुली डिस्क्लोज्ड, 69C अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, 69D अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी। नेक्स्ट इज, हम लोग बच्चों याद आ रहा होगा आपको, हम लोगों ने ये सेक्शन भी पढ़े थे, सीबीडीटी की पावर। सीबीडीटी की पावर में सेक्शन नंबर 119 और सेक्शन नंबर 295 आता है। 119 सर्कुलर्स नोटिफिकेशन इशू करने की पावर सीबीडीटी के पास है। सेक्शन नंबर 295 सीबीडीटी के पास पावर है टू फ्रेम रूल्स रिलेटेड टू इनकम टैक्स। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 172 से लेके 176। ये क्या सेक्शंस हैं? सर प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स तो वैसे तो कब लगती है? प्रीवियस ईयर में, बट एक्सेप्शनल प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स लगता है असेसमेंट ईयर में। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स प्रीवियस ईयर में लग जाता है। सेक्शन नंबर 172 नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस, सेक्शन नंबर 174 पर्सन लीविंग इंडिया, 174A डिसोल्यूशन ऑफ एओपी बीओआई, 175 हो गया ट्रांसफर और सेल ऑफ एसेट, 176 हो गया डिसकंटिन्यूड बिजनेस। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 288A, जो कि टोटल इनकम का राउंड ऑफ है टू द नियरेस्ट 10 रुपी, और 288B टैक्स लायबिलिटी का राउंड ऑफ है टू द नियरेस्ट 10 रुपी। ठीक है, तो ये हमारे इनकम टैक्स के सेक्शंस होते हैं इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स एक्ट के। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चैप्टर होता है बच्चों रेजिडेंशियल स्टेटस, और रेजिडेंशियल स्टेटस में हम लोग 5 से लेकर 9 सेक्शंस पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 5 होता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स, जहां पे बच्चों आरओआर, एनओआर और नॉन रेजिडेंट की कैटेगरीज होती हैं कि भैया इनकम अगर एक्रूराइज इंडिया में होगी तो तीनों को टैक्सेबल होगा, इनकम रिसीव इंडिया में होगी तो तीनों को टैक्सेबल होगा, इनकम एक्रूराइज आउटसाइड है, रिसीव आउटसाइड है बट कंट्रोल इंडिया से है, तो ऐसे केस में आरओआर और एनओआर को टैक्सेबल होगा। इनकम एक्रूराइज भी आउटसाइड है, रिसीव भी आउटसाइड है, कंट्रोल भी आउटसाइड है, सब कुछ आउटसाइड है, तो सिर्फ और सिर्फ आरओआर को टैक्सेबल होगा। और लास्ट हम लोग पढ़ते हैं जो लास्ट केस होता है उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि इनकम एक्रूराइज आउटसाइड है, रिसीव आउटसाइड है, कंट्रोल भी आउटसाइड है, बट उसका पुराने सालों का कोई प्रॉफिट्स इंडिया में रेमिट किए गए हैं, तो ऐसे केस में हम लोग टैक्स नहीं लगाते हैं इस साल में। समझ में आ गई बात। तो ये बातें क्लियर हो जाती हैं। इंसिडेंस ऑफ टैक्स सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 6 रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ असेसी। सेक्शन नंबर 6(1) रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, जहां पे वही दो कंडीशंस होती हैं बच्चों रेजिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, 182 डेज वाली या 60 डेज वाली। 182 डेज तो इन द प्रीवियस ईयर पूरा कर दो, 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर पूरे करने के साथ साथ आपको पिछले 4 सालों में 365 डेज की कंडीशन पूरी करनी होती है। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी करने पर आप इंडिया के रेजिडेंट माने जाते हो। रेजिडेंट मानने के बाद आपको चेक करना होता है कि आप आरओआर हो या नहीं, और आरओआर हो या नहीं उसके लिए आपको 2 कंडीशंस और होती हैं, एडिशनल कंडीशंस। पहली 7 सालों में 730 दिन, और दूसरी 2 प्रीवियस ईयर्स में रेजिडेंट आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। ये दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाते हो।
नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 6(2) रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसके अंदर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में तो सिंपली बोला जाता है कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां सिचुएटेड है। अगर इंडिया में सिचुएटेड है तो आप इंडिया के रेजिडेंट हो, अगर इंडिया में सिचुएटेड नहीं है तो आप इंडिया में रेजिडेंट नहीं माने जाओगे। सर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब है जहां पे डिसीजंस लिए जाते हैं। इसके अलावा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हम लोग ये देखते हैं कि अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आरओआर तब होगा जब उसका जो करता है वो वही 2 एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा जो इंडिविजुअल के लिए होती हैं, यानी वही 2 प्रीवियस ईयर्स में रेजिडेंट आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स और 7 सालों में 730 दिन वाली कंडीशन, दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन अगर करता सेटिस्फाई कर गया तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आरओआर माना जाएगा, अदरवाइज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एनओआर माना जाएगा। सेक्शन नंबर 6 क्लॉज 3 जब हम बात करते हैं तो 6 सबसेक्शन 3 जब हम बात करते हैं वो होता है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। कंपनी इंडिया की रेजिडेंट तब होती है जब वो इंडियन कंपनी होती है या फिर वो कोई और कंपनी है जिसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां सिचुएटेड है, इंडिया में। 6(4) है एनी अदर पर्सन, जिसके अंदर बाकी सारे आ जाते हैं बच्चों। एनी अदर पर्सन मतलब फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एजीपी, ये चारों के चारों लोग अगर इसमें आते हैं तो इसमें कहते हैं कि ये भी रेजिडेंट इंडिया के तब हो सकते हैं जब इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में सिचुएटेड है, या तो कंप्लीटली या फिर पार्शियली, एग्जैक्टली वैसे जैसे एचयूएफ में पढ़ा था। सेक्शन नंबर 7 होता है इनकम डीम टू बी रिसीव इन इंडिया। बच्चों याद आ रहा है एनुअल एडिशन इन द बैलेंस ऑफ आरपीएफ, ट्रांसफर ऑफ बैलेंस फ्रॉम यूआरपीएफ टू आरपीएफ और अनएक्सप्लेन्ड मनी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह एक्सपेंडिचर्स अगर आपने कर दिए और वो पाए गए तो ये मान लिया जाता है कि इनकम इज डीम टू बी रिसीव इन इंडिया। तो ये सब बातें हम लोग सेक्शन नंबर 7 में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 9 जहां पे हम लोग पढ़ते हैं इनकम डीम्ड टू एक्रूराइज इन इंडिया, कि इनकम डीम्ड मान लिया जाता है कि वो एक्रूराइज इंडिया में हो रही है, जैसे कि अगर पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला है या फिर कोई भी बिजनेस कनेक्शन इंडिया में प्रूफ हो जाता है तब एक्रूराइज इंडिया माना जाता है। ये वो वाले केसेस हैं। इसके बाद आ जाती है बात इसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर खत्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बच्चों इनकम अंडर द हेड सैलरी। सैलरी चैप्टर के अंदर की अगर हम बात करें तो सैलरी चैप्टर के अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 15 विच इज बेसिस ऑफ चार्ज। बेसिस ऑफ चार्ज जो है वो सेक्शन 15 होता है जहां पे ये लिखा जाता है कि सैलरी इनकम इज टैक्सेबल आइदर ऑन ड्यू और रिसीट व्हिचएवर इज अर्लियर। सेक्शन नंबर 10(10) ग्रेच्युटी होता है, 10(10)(a) पेंशन होता है, 10(10)(AA) लीव सैलरी होता है, 10(10)(B) रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन होता है और 10(10)(C) वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन होता है। 10(10) में जो लिमिट होती है वो 20 लाख होती है। 10(10)(A) में पेंशन में कोई लिमिट नहीं होती है, हाँ मॉनेटरी कोई लिमिट नहीं होती है। वैसे एग्जेम्पशन निकालने के लिए वही 1/3 ऑफ द टोटल कम्यूटेबल पेंशन या हाफ ऑफ द टोटल कम्यूटेबल पेंशन वाला एग्जेम्पशन होता है। लीव सैलरी में 3 लाख रुपए की एग्जेम्पशन मिलती है मैक्सिमम, और जो कॉम्पेंसेशन होते हैं दोनों के दोनों 10(B) और 10(C) दोनों में 5 लाख रुपए की एग्जेम्पशन मिलती है। सेक्शन 10(13)(A) HRA की एग्जेम्पशन निकालने का तरीका। 10(14) नोटिफाइड अलाउंसेस, जहां पे बच्चों वो 3 कैटेगरीज हम लोग पढ़ते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। 10(5) होता है लीव ट्रेवल कंसेशन। लीव ट्रेवल कंसेशन में एग्जेम्पशन की बात करते हैं तो 10(5) में आता है। और इसके बाद बच्चों साथ ही साथ हम लोगों को सेक्शन नंबर 16 की डिडक्शंस पढ़नी होती है जो कि सैलरी की ही अपनी डिडक्शंस हैं। सेक्शन नंबर 16(1)(A) स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन नंबर 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस, सेक्शन नंबर 16(3) प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है, इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 17(1) जो कि सैलरी है, सेक्शन नंबर 17(2) जो कि सैलरी की डेफिनेशन होगी, सैलरी सेक्शन नंबर 17(2) इज परक्विजिट्स और 17(3) इज प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। तो ये बच्चों इंट्रोडक्शन इनकम अंडर द हेड सैलरी का चैप्टर है। 15 से लेकर 17 सेक्शंस। एक बारी फटाफट क्विकली रिवाइज कर लेते हैं फिर से। 15 हो गया बेसिस ऑफ चार्ज, 10(10) हो गया ग्रेच्युटी, 10(10)(A) हो गया पेंशन, 10(10)(AA) हो गया लीव सैलरी, 10(10)(B) हो गया रिट्रेंचमेंट, 10(10)(C) हो गया वॉलंटरी रिटायरमेंट, सेक्शन नंबर 10(13)(A) हो गया HRA, 10(14) हो गया नोटिफाइड अलाउंसेस। इसके बाद हम पढ़ते हैं 10(5) लीव ट्रेवल कंसेशन, सेक्शन 16(1)(A) स्टैंडर्ड डिडक्शन, 2 एंटरटेनमेंट अलाउंस, 16(3) प्रोफेशनल टैक्स, 17(1) सैलरी की डेफिनेशन, 17(2) परक्विजिट, 17(3) प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर होता है बच्चों इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, जहां पे हम 22 से लेकर 27 तक के सेक्शंस पढ़ते हैं। हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के अंदर सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 22 विच इज बेसिस ऑफ चार्ज। जैसे बच्चों सैलरी के अंदर बेसिस ऑफ चार्ज पढ़ते हैं वैसे ही हाउस प्रॉपर्टी के अंदर भी बेसिस ऑफ चार्ज पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 22 के अंदर। फिर हम पढ़ते हैं 23(1) एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी। और एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं आप लोग जानते हैं। सबसे पहले हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं जिसमें हम कंपैरिजंस करते हैं म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विचएवर इज हायर, और फेयर रेंट फिर जो हायर आता है उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट के साथ विचएवर इज लेस, और फिर वो जो अमाउंट आता है उसको हम एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं जिसको हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट रिसीव के साथ विचएवर इज हायर। तो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाता है और जिसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करते हैं और हमारी डिडक्शन देने के बाद आता है एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी। सेक्शन 23(2) होता है एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो कि निल होती है। 23(3) होता है कि अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को पार्ट ऑफ द ईयर के लिए लेट आउट कर दिया
तो ऐसे केस में हम पूरे साल के लिए वो प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी मान लेते हैं। 23(4) होता है मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अगर 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हैं, तो 2 से ज्यादा जितनी भी हैं, तो आपको ऑप्शन होता है कोई भी 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड ले लो, बाकी सारी डीम टू बी लेट आउट ले लो। 23(5) होता है कि अगर आपको प्रॉपर्टी हेल्ड करते हो एज अ स्टॉक इन ट्रेड, तो कंस्ट्रक्शन जिस साल में कंप्लीट हुई उसके एंड से 2 साल तक, उसके 2 साल तक आपका एनुअल वैल्यू निल माना जाएगा। 23(5) में ये बात लिखी है। 24A होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, 24B होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, 25A होता है एरियर्स और रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, 26 होता है को ओनर्स, 27 होता है डीम्ड ओनर। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इंटरेस्ट ऑन लोन बच्चों याद है 24B में इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर होता है और एक होता है इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, और दोनों ही इंटरेस्ट को ऐड करके हम उसकी डिडक्शन क्लेम करते हैं। जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है उसको 5 सालों में डिडक्शन क्लेम करते हैं, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट पढ़ते हैं इनकम अंडर दैट PGBP। इसकी रिवीजन क्लास अलग से मैंने अपलोड की हुई है, प्लीज देखना मत भूलना अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो। सेक्शन नंबर 28 बेसिस ऑफ चार्ज, जहां पे हम लोग ये बात करते हैं कि किस बेसिस पर हम पीजीबीपी इनकम पे टैक्स लगाते हैं। सेक्शन नंबर 29 हाउ टू कंप्यूट इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल पीजीबीपी इनकम हम सेक्शन नंबर 29 में पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 30 होता है रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग कौन सी ऑफिशियल और खर्चे कौन से रेकरिंग नेचर के। 31 होता है रिपेयर्स, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। तो बिल्डिंग के खर्चे 30 में आते हैं और मशीनरी और फर्नीचर के खर्चे 31 में आते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 32 विच इज डेप्रिसिएशन। 32(2) होता है अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। 32 AD होता है इन्वेस्टमेंट अलाउंस इन बैकवर्ड एरियाज। बैकवर्ड एरियाज कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना और बिहार। यहां पर डिडक्शन कितनी मिलती है इन्वेस्टमेंट अलाउंस में? 15% की डिडक्शन मिलती है। 35 होता है साइंटिफिक रिसर्च, जहां पे कुछ केसेस में 100% मिलती है और कुछ केसेस में 150% भी मिलती है। 35(2) भी वेटेड डिडक्शन मिलती है बायोटेक्नोलॉजी वाली कंपनीज को, और कोई भी ऐसी कंपनी जो कि नोटिफाइड बाय सीबीडीटी हो 150% की डिडक्शन मिलती है। 35 AD की बात करें स्पेसिफाइड बिजनेस, तो यहां पर 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिलती है कुछ कहे हुए नोटिफाइड बिजनेसेस के लिए। ठीक है, तो जहां पर 100% की डिडक्शन मिलती है। 35 CCA में रूरल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के लिए अगर आप कोई एक्सपेंडिचर करते हो तो 100% आपको डिडक्शन मिल जाती है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट लगाते हो तो 150% की डिडक्शन मिलती है 35 CCC, और 35 CCD है स्किल डेवलपमेंट। 35 CC है रूरल, CCC एग्रीकल्चर, CCD स्किल डेवलपमेंट, ये हमारा 150% की डिडक्शन देता है। 35D प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की डिडक्शन आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिलती है बच्चों, वही जहां पे इन केस ऑफ कंपनी 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर। हायर को कंपेयर करते हैं एक्चुअल एक्सपेंडिचर के साथ विच एवर इज लेस, और फिर उसकी डिडक्शन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में ले लेते हैं। तो यहां पर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स मैं लिख देता हूं। इसके बाद 35 DDA वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन जो हम लोग पे करते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन में भी हम लोग 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिडक्शन ले पाते हैं। इसके बाद 36 की बात करें तो इसमें बहुत सारे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, जहां पे हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं। 36 में अदर डिडक्शंस कहते हैं हम लोग हेडिंग में, और उसके अंदर हम बहुत सारे पढ़ते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पढ़ते हैं, स्टॉक की इंश्योरेंस पढ़ते हैं हम, उसमें क्या कहते हैं, अगर स्टाफ वेलफेयर के लिए कुछ खर्चा करते हो तो उसकी डिडक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हम लोग इसके अंदर डिस्कस करते हैं 36 में, और इसमें भी ऑब्वियसली जितने भी खर्चा किया जाता है उसकी 100% डिडक्शन मिल जाती है। 37(1) इज जनरल डिडक्शन, जहां पे जो खर्चा 30 से लेकर 36 तक के सेक्शंस में कवर नहीं होता है, 30 से लेकर 36 में कवर नहीं होता है, और वो खर्चा बिजनेस का है, जो बिजनेस के लिए ही स्पेंड किया गया और वो रेवेन्यू नेचर का है, तो ऐसे केस में 100% डिडक्शन मिल जाती है सेक्शन नंबर 37(1) में। 37(2) होता है स्पेशल एक्सपेंडिचर, जहां पे हम लीगल एक्सपेंसेस और पेनल्टी डैमेजेस की बात करते हैं। लीगल एक्सपेंसेस जो बिजनेस के लिए है बच्चों, उसकी डिडक्शन मिल जाती है। अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलती है। अगर आपको याद हो रहा हो, हमें पेनल्टी डैमेजेस जो पढ़ा था उसमें भी पढ़ा था कॉम्पेंसेटरी पेनल्टी होती है और एक होती है ब्रीच ऑफ लॉ वाली। आपने लॉ तोड़ दिया, अगर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ कर दिया तो ऐसे केस में आपको पेनल्टीज की डिडक्शन नहीं मिलेगी, बट अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कॉम्पेंसेटरी पेनल्टी देते हो तो ऐसे केस में डिडक्शन मिल जाती है, क्योंकि वो बिजनेस के लिए होती है। 100% डिडक्शन मिल जाती है। यहां पर दोनों बातें होती हैं, आप लोग यहां मिलेगी या नहीं मिलेगी। 37(2) भी जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं एडवर्टीजमेंट खर्चे की। एडवर्टीजमेंट खर्चा भी दो तरह का होता है, रेवेन्यू खर्चा और कैपिटल खर्चा, और कैपिटल खर्चे में डेप्रिसिएशन मिलता है, रेवेन्यू खर्चे की डिडक्शन मिल जाती है। सेक्शन नंबर 38 प्रोपोर्शनेट डिडक्शन हम पढ़ते हैं। प्रोपोर्शनेट डिडक्शन में हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी एसेट जिसको हम कॉमनली यूज कर रहे हैं बिजनेस के लिए और पर्सनल के लिए, तो हमें उस खर्चे की डिडक्शन, बिजनेस वाले खर्चे की डिडक्शन मिल जाती है प्रोपोर्शनेटली। सेक्शन नंबर 40 सबसेक्शन A क्लॉज 1 इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज और एनी अदर सम एक्सेप्ट सैलरी टू नॉन रेजिडेंट्स, तो 100% एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा अगर आपने TDS काटा
और जमा नहीं कराया या फिर टीडीएस काटा ही नहीं, तो ऐसे केस में 100% एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा। तो सर कभी एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिलेगी? नहीं मिलेगी। कब मिलेगी? जिस टाइम पे मैं जिस साल में टीडीएस जमा करा दूंगा उस साल में उस इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज की जो मैं नॉन रेजिडेंट को दे रहा हूं उसकी डिडक्शन मुझे मिल जाएगी। सेक्शन 40 सबसेक्शन ए क्लॉज 1A जो कि बात करता है एनी सम पेबल टू द रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जहां पे 70% के एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिल जाती है, 30% डिसअलाउ हो जाता है। 30% डिसअलाउ हो जाता है अगर आपने टीडीएस काटा और जमा नहीं कराया या फिर टीडीएस काटा ही नहीं, तो ऐसे केस में हमें 30% की डिडक्शन नहीं मिलती है, 70% की मिल जाती है। तो क्या 30% की कभी नहीं मिलेगी? जिस साल में हम लोग पैसा दे देंगे उस साल में हमें डिडक्शन मिल जाएगी। सेक्शन नंबर 40 सबसेक्शन ए क्लॉज 2, क्लॉज 2 है बच्चों इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स। 40A3 सैलरी पेबल टू नॉन रेजिडेंट्स। 40A4 सैलरी फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। 40A5 हो गया हमारा अनअप्रूव्ड फंड्स। 40 कैपिटल ए सबसेक्शन 2 हम पढ़ते हैं पेमेंट टू रिलेटिव। रिलेटिव को अगर हम पैसा देते हैं तो अनरीजनेबल एक्सेसिव अमाउंट की डिडक्शन नहीं मिलती। 40A3 पेमेंट इन एक्सेस ऑफ 10,000 रुपीज एज कैश, हमें डिडक्शन नहीं मिलती। अगर 10,000 रुपए से ज्यादा देते हैं तो पूरी डिसअलाउ हो जाएगी। बच्चों याद करना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 11,000 का कैश देने हैं, पूरा 11,000 डिसअलाउ हो जाएगा, बट 9,000 का कैश देने हैं तो 9,000 का कैश डिसअलाउ नहीं होगा, अलाउ हो जाएगा। सेक्शन नंबर 40A7 है अनअप्रूव ग्रेचुटी फंड के बारे में कि अगर मैं अनअप्रूव ग्रेचुटी फंड के लिए प्रोविजन क्रिएट किया या मैंने उसमें पैसा जमा कराया तो मुझे उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, एम्प्लॉयर को नहीं मिलेगी। 41 होता है डीम प्रॉफिट्स। 43A होता है चेंज इन द रेट ऑफ करेंसी। 43B होता है एक्चुअल पेमेंट बेसिस। बच्चों अगर आपको याद आ रहा हो कि कुछ ऐसे खर्चे जिसकी पेमेंट बेसिस पे ही डिडक्शन मिलती है, अगर पे करोगे तो मिलेगी, नहीं पे करोगे तो नहीं मिलेगी। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं 43(1) विच इज एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड सेक्शन नंबर 43(1) एक्चुअल कॉस्ट, जहां पर जो भी खर्चा आप मशीनरी को खरीदने से पहले खर्च करते हो या मशीनरी को पुट टू यूज करने से पहले करते हो तो वो मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। और ऐसे ही कुछ बातें, एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है 43(1) एक्चुअल कॉस्ट में। फिर हम पढ़ते हैं 44AA विच इज कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स मेंटेन करने बहुत जरूरी हैं। कब मेंटेन करने जरूरी है वो सेक्शन नंबर 44AA में लिखा जाता है। 44AB ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। सेक्शन नंबर 44AD प्रिजम्पटिव इनकम फॉर बिजनेस। सेक्शन नंबर 44ADA प्रिजम्पटिव इनकम फॉर प्रोफेशन, स्पेसिफाइड प्रोफेशंस। और 44AE ये है ट्रक ऑपरेटर्स के लिए बच्चों, जो ट्रक प्लाइंग और हायरिंग का काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये सेक्शन बना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगर पीजीबीपी के बाद तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर इज इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। और कैपिटल गेन की रिवीजन करने के लिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 45 विच इज बेसिस ऑफ चार्ज। सेक्शन नंबर 45 बेसिस ऑफ चार्ज है और 45 के अंदर ही बहुत सारे और सेक्शन आ जाते हैं, जैसे कि सेक्शन नंबर 45(1)A कैपिटल एसेट जब डिस्ट्रॉय हो जाता है और इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है तो इसके बारे में सेक्शन नंबर 45(1)A में लिखा है। सेक्शन नंबर 45(2) कन्वर्ट कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अगर मैं कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर देता हूं तो ये सेक्शन नंबर 45(2) का केस है। बच्चों याद रखना है। अच्छा, कैपिटल गेन की अलग रिवीजन अपलोडेड है, मैं अपना ये जो रिवीजन का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन चैनल में डाल रहा हूं जिसने नहीं देखा। 45(2) हो गया कैपिटल एसेट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू स्टॉक एंड ट्रेड। 45(3) हो गया कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय अ पार्टनर इनटू द फर्म। और 45(4) हो गया कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन बाय फर्म टू द पार्टनर्स। और 45(5) हो गया कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अ कैपिटल एसेट। 45(5)A हो गया बच्चों स्पेसिफाइड एग्रीमेंट, जहां पर वो लैंडलॉर्ड और बिल्डर का एग्रीमेंट होता है प्रॉपर्टी बेचने के लिए, प्रॉपर्टी बनाने और बेचने के लिए। फिर इसके बाद सेक्शन नंबर 46 हम लोग पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स इन लिक्विडेशन। याद रखना है 45(5)A के बाद हम लोग 46 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स इन लिक्विडेशन। 46A है बायबैक ऑफ शेयर्स। 47 है ट्रांजैक्शन विच आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांसफर, एक लंबी लिस्ट है 47 ट्रांजैक्शन विच आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांसफर। 48 कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन जैसे पीजीबीपी में हम लोग सेक्शन नंबर 29 में कंप्यूटेशन पढ़ते हैं, वैसे ही कैपिटल गेन के कंप्यूटेशन पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 48 में। सेक्शन नंबर 50 पढ़ते हैं इसके बाद कंप्यूटेशन इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। याद रखना है सेक्शन नंबर 50 है कंप्यूटेशन इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। 50A है कैपिटल गेन इन केस ऑफ पावर जनरेटिंग कंपनीज। बच्चों पावर जनरेटिंग कंपनीज जहां पे हम लोग बैलेंसिंग चार्ज और टर्मिनल डेप्रिसिएशन जो पीजीबीपी में पढ़ लेते हैं, बट कैपिटल गेन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर आ जाता है। 50B होता है कैपिटल गेन इन केस ऑफ स्लम सेल। स्लम सेल में कैपिटल गेन कैसे फाइंड आउट करना है ये हो जाता है 50B। फिर आता है 50C फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन।
50C फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जहां पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर दी हो और अगर वो सेल वैल्यू से ज़्यादा हो तो हम लोग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसिडर करते हैं, उसकी बातें होती हैं। 50D की बात करते हैं, ये भी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की बात करता है, बट यहां पर फेयर मार्केट वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लिया जाता है, और कौन से सर्कमस्टांसेस में ले लिया जाता है वो 50D में लिखा जाता है। सेक्शन नंबर 51 एडवांस मनी फोरफिटेड, एडवांस मनी फोरफिटेड, जहां पे एडवांस मनी जब्त कर लिया जाता है अगर आगे के पैसे टाइम पर ना मिले तो। सेक्शन नंबर 54 ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ये एग्जेम्पशन स्टार्ट हो गए बच्चों, ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। 54B हो गया ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। 54D हो गया ट्रांसफर ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। सेक्शन 54EC हो गया जहां पे हम कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचें बट खरीद क्या रहे हैं, नोटिफाइड बॉन्ड्स NHAI या RECL के। सेक्शन नंबर 54EE हो गया लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची, और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचकर हम लोगों ने क्या खरीदा, फंड में पैसे डाल दिए, ठीक है, तो सेक्शन नंबर 54EE आ गया। 54F हो गया ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, और खरीदा क्या, हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। सेक्शन नंबर 54H हो गया एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट, 54H हो गया एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट। सेक्शन नंबर 55A हो गया रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर। 55(2) हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 14 जो हम लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ी कैपिटल गेन चैप्टर में, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 14 कैपिटल एसेट की, और सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 47 ट्रांसफर की। फिर हम सेक्शन नंबर 1033 पढ़ते हैं, यूनिट स्कीम के अंदर अगर यूनिट्स बेचते हैं तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और 1037 पढ़ते हैं अगर कंपलसरी एक्विजिशन हो गई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की तो ऐसे केस में भी हम एग्जेम्पशन दे देते हैं, इनकम टैक्स वाले टैक्स नहीं लगाते। तो बेसिकली एग्रीकल्चर लैंड पर अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड है वो तो कैपिटल एसेट ही नहीं होती, और अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो दो केस होंगे, कंपलसरी एक्विजिशन, नॉर्मल सेल। अगर कंपलसरी एक्विजिशन हो गया तो सेक्शन 1037 में वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, और अगर नॉर्मल सेल होगी तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, बट उसमें भी सेक्शन नंबर 54B में एग्जेम्पशन मिल जाती। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला कैपिटल गेन के बाद हमारा अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है बच्चों इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज, जिसमें मैं मेजरली बच्चों को सेक्शंस में ज़्यादा ध्यान नहीं दिलवाता हूं बट कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दिलवाता हूं। सेक्शन नंबर 56 जब मैं बात करता हूं वो बेसिस ऑफ चार्ज है, जिसमें मैं सिर्फ बेसिस ऑफ चार्ज पर ही फोकस करने की बात करता हूं, और जितने भी इनकम्स हैं वो सारी 56 के ही सब सेक्शंस में आती है, जो मैं चाहता हूं कि 56 पर आपका फोकस हो बस। नेक्स्ट इज 57 जहां पे एक्सपेंसेस अलाउड एज रिडक्शन होता है। 58 एक्सपेंसेस नॉट अलाउड एज रिडक्शन होता है। 59 होता है डीम प्रॉफिट्स, जो जैसे पीजीबीपी में डीम प्रॉफिट सेक्शन नंबर 41 में होता है, अदर सोर्सेज में डीम प्रॉफिट 59 में होता है। 94(7) डिविडेंड स्ट्रिपिंग का सेक्शन है, जहां पर गवर्नमेंट ने लीगली कैसे डिविडेंड कैसे आप लोग शेयर को खरीद कर और उसके बाद बेच देते हो और फिर वो लॉस हो जाता है, उस लॉस को आप डिविडेंड इनकम के कंपैरिजन में सेट ऑफ कर सकते हो। तो वो सब बातें सेक्शन नंबर 94(7) में बताया जाता है, एक लीगल तरीका जहां पे आप टैक्स प्लान कर सकते हो। इसके बाद हम लोग चैप्टर बढ़ते हैं बच्चों क्लबिंग ऑफ इनकम, जो सेक्शन नंबर 60 से लेकर 65 में जाता है। सेक्शन नंबर 60 क्लबिंग ऑफ इनकम के अंदर ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट की बात करते हैं। अगर मैंने इनकम ट्रांसफर कर दी और एसेट ट्रांसफर नहीं किया तो सेक्शन नंबर 60। सेक्शन नंबर 61 इनकम फ्रॉम रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट, अगर कोई ऐसे एसेट ट्रांसफर किया जो रेवोकेबल है और उससे जो भी इनकम होगी वो ट्रांसफरर को टैक्सेबल होगी। सेक्शन नंबर 62 इररेवोकेबल ट्रांसफर का मीनिंग है। सेक्शन नंबर 63 रेवोकेबल ट्रांसफर का मीनिंग है। सेक्शन नंबर 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 रेम्यूनरेशन फ्रॉम स्पेसिफाइड कंसर्न, जहां पे हम एक स्पाउस जो है वो एक कंपनी में मालिक होता है करीब 20% और दूसरा जो होता है वो वहां पर जॉब कर रहा है, तो ऐसे केस में उस जॉब करने वाले की सैलरी जो उसका 20% से ज्यादा की ओनरशिप है उसकी इनकम में जाके क्लब हो जाता है। हम कुछ ऐसी बातें पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 64(1) क्लॉज 4 ट्रांसफर टू स्पाउस। सेक्शन नंबर 64(1)(6) ट्रांसफर टू सन्स वाइफ। सेक्शन नंबर 64(1)(7) जहां पे हम पढ़ते हैं ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन जिसका बेनिफिट स्पाउस को मिलता है, और क्लॉज 8 ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन जिसका बेनिफिट सन्स वाइफ को मिलता है, यानी बहुरानी को। ठीक है जी। सेक्शन नंबर 64(2) हम पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनटू द प्रॉपर्टी ऑफ HUF। अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी खुद की खरीदी हुई प्रॉपर्टी HUF के नाम पे कर देते हैं तो सेक्शन नंबर 64(2) में आता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सेक्शन नंबर 64(1)(a) जो कि माइनर चाइल्ड की इनकम्स के बारे में बात करता है कि माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स टैक्सेबल होते हैं, पेरेंट्स पे इनकम क्लब हो जाती है और 1500 रुपए की एग्जेम्पशन मिलती है। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं, अप टू 1500 रुपए की, है ना। सेक्शन नंबर 65 होता है लाइबिलिटी ऑफ ट्रांसफरी। लाइबिलिटी ऑफ ट्रांसफरी यानी अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं कि
ट्रांसफरर, अगर ट्रांसफरर कहीं कोई भी सिचुएशन में टैक्स पे नहीं कर पा रहा तो हम ट्रांसफरी से टैक्स पे करेंगे, ये बात ट्रांसफरी से टैक्स लेंगे, सेक्शन नंबर 65 में लिखी जाती है। तो 60 से लेके 65 क्लबिंग ऑफ इनकम। इसके बाद आ जाता है बच्चों सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, जिसमें मैं कुछ सेक्शंस याद करने के लिए आपको बोलूंगा। सेक्शन नंबर 70 हो गया इंट्रा हेड एडजस्टमेंट का सेक्शन, कि सबसे पहले जब भी आपको भी लॉसेस को सेट ऑफ करो पहले इंट्रा हेड अपने हेड में ही सेट ऑफ करने की बात करो। सेक्शन नंबर 71 हो गया इंटर हेड एडजस्टमेंट, जहां पे हम इस किसी लॉस हेड को दूसरे हेड के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। सेक्शन नंबर 72 हो गया कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का सारा, 72 से लेकर 80 कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस ही है। 73 हो गया स्पेक्यूलेशन बिजनेस लॉस, 73A हो गया स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस, 74 हो गया कैपिटल गेन लॉस। फिर से मैं बोल दूं, सेक्शन नंबर 70 हो गया इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, 71 हो गया इंटर हेड एडजस्टमेंट, 72 हो गया कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, 73 हो गया स्पेक्यूलेशन बिजनेस लॉस, 73 हो गया स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस 73A, और 74 हो गया आपका कैपिटल गेन लॉस। और फिर लास्ट में सेक्शन नंबर 80 हम जरूर पढ़ते हैं रिटर्न ऑफ लॉसेस, जहां पे ये बात लिखी जाती है कि लॉसेस अगर हो तो रिटर्न भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने रिटर्न नहीं भरी तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ टू थिंग्स। पहला हाउस प्रॉपर्टी लॉस और दूसरा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। इन दोनों चीजों को छोड़ के बाकियों के लिए रिटर्न भरनी जरूरी है, अदरवाइज आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। ये बातें हम सेक्शन नंबर 80 में पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डिडक्शंस का चैप्टर, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। तो डिडक्शन चैप्टर 6A के अंदर कौन कौन सी डिडक्शंस आती हैं? 80C से स्टार्ट हो जाती है बच्चों, जिसमें हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, इंश्योरेंस और क्या कहते हैं म्यूचुअल फंड्स और हाउस लोन की रीपेमेंट, प्रिंसिपल पेमेंट करते हैं, ट्यूशन फीस, ये सब बातें हम 80C में पढ़ते हैं। 80CCC पेंशन फंड के बारे में, 80CCD नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में, और 80CCE मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट है जो 1.5 लाख रुपए मिलती है 80C, 80CCC और 80CCD को मिला के। जी बच्चों, तो 80D की बात करें तो मेडिकल इंश्योरेंस की बात करता है। मेडिकल इंश्योरेंस में बच्चों 25,000 रुपये की 25,000 रुपये तक के खर्चों की डिडक्शन मिल जाती है अपनी फैमिली के लिए, और अगर वो फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन के लिए सेपरेट लिमिट है, 50,000 रुपये तक की डिडक्शन मिल जाती है अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करें। 80DD की बात करें तो डिपेंडेंट डिसेबल्ड की बात करता है, जहां पर आपको एक फिक्स डिडक्शन मिलती है बच्चों। डिपेंड करता है कि आपकी डिसेबिलिटी कितनी है। अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो वहां पर 75,000 की फिक्स डिडक्शन मिलती है, और अगर सिवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 की फिक्स डिडक्शन मिलती है। 80DDB में मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज की बात करते हैं, जहां पे डिजीज की ट्रीटमेंट अगर आप करवाते हो अपने किसी भी फैमिली मेंबर की, अपने डिजीज की कोई ट्रीटमेंट कराते हो जहां पे आपके इंश्योरेंस नहीं है, तो 40,000 रुपए तक के खर्चे की डिडक्शन मिल जाती है। और अगर वो सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख रुपए तक के खर्चे की डिडक्शन मिल जाती है। सेक्शन नंबर 80E है इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, जहां पे जो भी आप एजुकेशन लोन पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसकी डिडक्शन मिल जाती है। 80EE की बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो लोन 2016-17 में सैंक्शन हुआ हाउस प्रॉपर्टी के लिए, उस इंटरेस्ट ऑन लोन की भी डिडक्शन 80EE कहता है कि मिल जाती है। 80EEA में बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन 2019-20 में जो लोन सैंक्शन हुआ उस पर जो भी इंटरेस्ट बनता होगा अप टू 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाती है। ये एक नया सेक्शन आया था पिछले साल 2019 के अंदर। 80EEB में इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अगर आपने लोन लिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए पर खरीदने के लिए, तो ऐसे केस में जो भी लोन के ऊपर इंटरेस्ट बनता है 1.5 लाख रुपए तक की उसकी भी डिडक्शन मिल जाती है। 80G बच्चों, जो ये लिमिट है वो अलग है, 80C से अलावा है, ठीक है। 80G जो है वो डोनेशंस का सेक्शन है बच्चों, जहां पे हम लोग डोनेशंस पढ़ते हैं अलग अलग तरह के, और कहीं पर आपको 100% की मिल जाती है, कहीं पर हम कंपेयर करते हैं 10% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम के साथ कि 10% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम से कहीं ज़्यादा तो नहीं, तो उससे कंपेयर करके हम लोग उसकी डिडक्शन मिलती है। तो 80G में अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वैसे मैसेज करके अलग से। 80GG की बात करें तो रेंट पेड की डिडक्शन मिलती है। 80GGA साइंटिफिक रिसर्च डोनेशन, जो लोग बिजनेसमैन नहीं होता, जो लोग बिजनेसमैन नहीं है, वो बिजनेसमैन वाले तो देखो डिडक्शन ले लेते हैं 35 के अंदर ही साइंटिफिक रिसर्च की, बट जो बिजनेसमैन नहीं है वो अगर डोनेशन देते हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो कहां डिडक्शन लेंगे? सेक्शन नंबर 80GGA में। फिर 80GGB हो गया बच्चों कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी, कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को दे रही है। 80GGC की बात करें तो एनी अदर पर्सन पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट कर रही है। 80JJAA हो गया, कोई भी न्यू इंप्लॉइज अगर आप हायर करते हो तो उसकी डिडक्शन। QQB हो गया रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर्स। 80RRB हो गया रॉयल्टी इनकम ऑफ पेटेंट्स। 80 रॉयल्टी इनकम थ्रू पेटेंट्स। 80TTA हो गया इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट नॉर्मल लोगों के लिए,
जिसकी लिमिट आपको 10,000 रुपए की रखी गई है। 80 TTB सीनियर सर्जन के लिए जिसकी लिमिट 50,000 रुपए रखी गई है। 80 यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप खुद ही डिसेबल हो तो यहां पर आपको एक फिक्स डिडक्शन मिलती है 75,000 या फिर 1,25,000 डिपेंडिंग अपॉन द डिसेबिलिटी परसेंटेज। तो ये 80C टू 80U का चैप्टर यानी डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A बोलते हैं। तो ये डिडक्शंस के बाद हम लोग बात करते हैं एडवांस टैक्स टीडीएस एंड टीसीएस चैप्टर की। एडवांस टैक्स टीडीएस एंड टीसीएस चैप्टर की सेक्शन नंबर 190 से लेके हम लोग 211 तक के सेक्शंस इसमें कवर अप करने वाले हैं। आओ जरा बच्चों फटाफट क्विकली इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। हालांकि टीडीएस चैप्टर की रिवीजन मैंने अलग से अपलोड की हुई है, आप लोग डिस्क्रिप्शन पे लिंक देख सकते हो इस चीज का। सेक्शन नंबर 190 बात करता है डिडक्शन ऑफ टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स की ऑब्लिगेशन की, कि टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स देना है या नहीं देना है, कब देना है, तो ये सब बातों की सेक्शन नंबर 190 में लिखा गया। 190 में टीडीएस नॉट लायबल टू बी डिडक्टेड, कब टीडीएस लायबल नहीं होगा डिडक्ट करने के लिए, ये बातें प्रोविजन सेक्शन नंबर 191 में लिखी हैं। या फिर डिडक्ट करना ही नहीं है, नॉट लायबल टू बी डिडक्टेड या फिर नॉट डिडक्टेड, मतलब राइट दिया गया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट लोग नोटिफाई करेगी कि कौन लोग टीडीएस नहीं काटेंगे या फिर वो टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकते या फिर दे आर नॉट लायबल टू बी डिडक्टेड। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 192 बच्चों टीडीएस ऑन सैलरी, जहां पर हम लोग स्लैब रेट के बेसिस पे टीडीएस काट लेते हैं। 192A टीडीएस ऑन प्री मैच्योर विड्रॉल ऑन ईपीएफ टीडीएस, मैं इसके ऊपर रेट्स और उसकी बात नहीं करूंगा, मैं फटाफट सेक्शन रिवाइज करवा देता हूं सिर्फ। 192 टीडीएस ऑन सैलरी, 192A प्री मैच्योर विड्रॉल ऑन पीएफ, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, 194A अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज TDS, 194B winning from lottery, 194BB winning from horse races, 194C contractor subcontractor, 194D insurance commission, DA life insurance policy, E non resident sportsman या sports association, NSS के लिए हो गया 194EE, 194G हो गया lottery एजेंट कमीशन, 194H हो गया अदर कमीशन एंड ब्रोकरेज, 194I हो गया रेंट, TDS ऑन रेंट, 194IA हो गया ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, 194IB हो गया रेंट बाय इंडिविजुअल एचयूएफ, इंडिविजुअल एचयूएफ ने रेंट पे किया वो भी टीडीएस काटेगा। 194IC स्पेसिफाइड एग्रीमेंट सेक्शन 45(5) है जो हम लोगों ने पढ़ा था कैपिटल गेन में। 194J प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज या डायरेक्टर 194J में आते हैं। 194LA कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, तो अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर हो जाती है कंपल्सरी तो उसमें सेक्शन नंबर 194LA में आ जाता है। 194M हो गया पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर कमीशन या ब्रोकरेज, ठीक है, जहां पर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हो अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ जिनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट नहीं है तो सेक्शन नंबर 194M में आ जाता है, आप लोगों को भी टीडीएस काटना है। 194N है कैश विड्रॉल, तो ये दो नए सेक्शंस आए थे M और N, ठीक है, कैश विड्रॉल के ऊपर। 194 वाले सेक्शंस के बाद हम लोग सीधा 206 पढ़ते हैं जो कि टीसीएस का है, 206C टीसीएस लेने का, कलेक्ट करने का सेक्शन है। इसके बाद हम पढ़ते हैं 207 और 208 जो कि लायबिलिटी ऑफ एडवांस टैक्स का सेक्शन है, कि एडवांस टैक्स की लायबिलिटी क्यों बनी, वो बातें कहाँ लिखी हैं 207 और 208 में, जहाँ पे वो बात नहीं लिखी जाती कि 10,000 रुपये से ज़्यादा अगर एडवांस टैक्स बनता है तो आपको एडवांस में ही टैक्स जमा कराना चाहिए, और वो कैसे जमा कराना चाहिए, इंस्टॉलमेंट्स में। 211 सेक्शन में ये लिखा है। 207, 208, 211 में क्या लिखा है, इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स, और इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स क्या है, 15 जून तक अप टू 15%, 15 सितंबर तक अप टू 45%, 15 दिसंबर तक अप टू 75% और 15 मार्च तक बैलेंस अप टू 100%। तो ये हमारा सेक्शन हो जाता है टीडीएस टीसीएस का। लास्ट हमारा जो चैप्टर हो जाता है वो होता है फाइलिंग ऑफ रिटर्न और असेसमेंट के ऊपर, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 139(1) जो कि कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न की बात करता है, आईटीआर की बात करता है, जिसकी ड्यू डेट 31 जुलाई होती है, जो कि आप लोगों ने देखा कि रेगुलर बेसिस पर चेंज होती रहती है, एक्सटेंशन होती रहती है, ठीक है, कुछ ना कुछ कारण से होती है। 139(1) का सेक्शन नॉर्मली फाइलिंग ऑफ रिटर्न की ड्यू डेट बताता है 31 जुलाई, और फिर जिनकी ऑडिट मैंडेटरी होती है उसका 30 सितंबर, और जिनकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं उसका होता है 30 नवंबर। समझ में आ गई बात। फिर है सेक्शन नंबर 139(1) है ऑप्शन टू फर्निश रिटर्न टू एम्प्लॉयर, आप चाहो तो अपने एम्प्लॉयर को भी रिटर्न भर सकते हो और एम्प्लॉयर आपकी जगह पर, आपके बिहाफ पर रिटर्न भर देगा। 139(1) स्पेसिफाइड क्लासेस हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फाइलिंग ऑफ आईटीआर, 139(1) स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्संस हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सबमिशन ऑफ आईटीआर। 139(3) रिटर्न ऑफ लॉस, ये वही है जो सेक्शन 80 की बात करता है, ये रिटर्न्स के लिए बात कर रहा है स्पेसिफिकली कि लॉस की रिटर्न भरनी है, वहां पे शो करना है, ये सब बातें। 139(4) बात करता है बिलेटेड रिटर्न की, और बिलेटेड रिटर्न की ड्यू डेट क्या होती है भाई, बिलेटेड रिटर्न की ड्यू डेट होती है असेसमेंट ईयर का एंड।
139.5 होता है रिवाइज रिटर्न। रिवाइज रिटर्न की भी वही ड्यू डेट होती है जो बिलेटेड रिटर्न की ड्यू डेट होती है। 139.6 पर्टिकुलर्स टू बी फर्निश इन रिटर्न, क्या क्या पर्टिकुलर्स फर्निश करने हैं रिटर्न के अंदर। 139.6A पर्टिकुलर्स टू बी फर्निश इन रिटर्न इन केस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। 139.9 डिफेक्टिव रिटर्न। 139A पैन नंबर, पैन कार्ड की बात करता है। 139AA आधार नंबर की बात करता है। 139B टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स की बात करता है। 139C CBDT पावर who may require to furnish the documents, who may not require to furnish the documents, who may not require to furnish the documents. सेक्शन नंबर 139C सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को पावर देता है दैट आप एक लिस्ट बनाओ कि कौन से लोग हैं जिनको डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 139D CBDT को पावर देता है who may require to furnish returns and documents. 139C who may not require, 139D who may require documents. उनको सबमिट करने ही है करने डॉक्यूमेंट्स। वो कंपल्शन सीबीडीटी के पास वो पावर है कि वो ये बात लगा सकता है, वो ये बात बता सकता है, लिस्ट निकाल सकता है इसके लिए। सेक्शन नंबर 140 पर्सन्स हु आर ऑथराइज्ड टू वेरीफाई द आईटीआर। सेक्शन नंबर 140A बच्चों सेल्फ असेसमेंट। इसके बाद 140 के बाद हम लोग पढ़ते हैं 115JC बच्चों ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का सेक्शन है। AMT हम लोग कब लगाते हैं। और इसके बाद हम लोग कॉमन, हम एक बात करें तो इंटरेस्ट की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 234A इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग आईटीआर। ठीक है, डिफॉल्ट इन फर्निशिंग आईटीआर जो कि 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ होता है। 234B इंटरेस्ट ऑन नॉन या फिर शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, अगर आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया या फिर कम पे किया। ठीक है, यहाँ पर 90% तक अगर आप एडवांस टैक्स 31 मार्च तक पे कर देते हो तो कोई दिक्कत बात नहीं है, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 234C है डिफरमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में टाइम पर पैसा नहीं देते हो तो भी आपको यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। यहाँ पर 15 जून तक की अगर हम बात करें तो 15 जून तक कहता है 12% तक एडवांस टैक्स जमा करा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे। 15 सितंबर तक वो कहता है कि आप 36% एडवांस टैक्स तक का जमा करा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 15 दिसंबर में वापस नॉर्मल इंस्टॉलमेंट्स वाले टाइम पे अमाउंट पे आ जाते हैं, 75% तक जमा कराओ। और 15 मार्च होता है पूरा 100%। और लास्ट सेक्शन नंबर 234F है फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग आईटीआर। अगर आपने आईटीआर फर्निश नहीं किया तो उसकी फी कितनी लगेगी, 5000 रुपये। 5000 रुपये जो है वो डिफॉल्ट इन फर्निशिंग आईटीआर जो हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो ये बातें सेक्शंस इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, इसके अलावा देखो एक सेक्शन नंबर 10 एग्जेम्पशंस हैं, वो मैंने जान के इसमें डाला नहीं। इसका रीज़न ये है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको पूरी लिस्ट एग्जेम्पशंस के सेक्शंस की पता हो, और कुछ पता है बस वही काफ़ी है। सिर्फ एग्जेम्पशन से रीड जरूर करने हैं कि कौन कौन सी इनकम्स एग्जेम्प्ट होती है फ्रॉम टैक्स, ये पता होना चाहिए कौन कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। सेक्शंस पे कोई खास ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फाइनल लेवल पर तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों। ये वीडियो मेरे को, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और ऐसे ही अगर आपको वीडियो जीएसटी के लिए चाहिए तो मुझे आप लोगों से मोटिवेशन चाहिए कि क्या आप लोग उम्मीद कर रहे हैं मुझसे कि जीएसटी की रिवीजन भी इसी तरीके से हो जाए। तो मात्र 1 घंटे के अंदर अंदर मैं जीएसटी का भी इसी तरीके से बनाऊंगा। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट। और मेरी पूरी विशेज़ आपके साथ हैं। आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे इस कोरोना वायरस के टाइम पर। बिल्कुल भी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों का ध्यान डाइवर्ट नहीं होगा। कोशिश करो किसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहो, क्योंकि आप लोगों के लिए पता है कि आपके लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं आप लोगों को भी, आपके पेरेंट्स को भी, मुझे भी। तो इनफैक्ट सारे टीचर्स को आप लोगों से उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आओगे। ठीक है, बहुत टाइम के बाद ये मौका मिल रहा है क्योंकि जून में एग्ज़ाम एक्सटेंड हो गए थे, मई जून में, अब ये नवंबर दिसंबर में आ रहे हैं। तो प्लीज़ इसी अटेम्प्ट में कॉन्सेंट्रेट करना है कि हमें क्वालिफाई करना है, हमें अगले अटेम्प्ट की बातें करनी ही नहीं है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय बाय। और जीएसटी के लिए अगर आप चाहते हो तो आप मुझे मैसेज करोगे, कमेंट करोगे, तभी मैं ये बनाऊंगा जीएसटी की भी वीडियो, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।